हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जिन नोट्स का यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर आर यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेंड्स। मतलब कि हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। ऑपरेंड्स का मतलब होता है वो चीज जिनके ऊपर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो जब हमें किन्हीं ऑपरेंड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, उस केस में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड रिजल्ट इन टर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। मतलब कि जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको आपस में कंपेयर करते हैं और रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स के टर्म में प्रोवाइड करा देते हैं। जावा में 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। सपोज करो हमने दो वेरिएबल लिए, एक लिया ए, एक लिया बी। ए में मैंने 10 को स्टोर कर लिया, बी में मैंने 6 को स्टोर कर लिया। अगर मैं इन दोनों के बीच में लेस देन का ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक करूं क्या ए बी से लेस है, तो उस केस में ये फॉल्स को रिटर्न करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 6। उस केस में ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से बड़ा है। तो अगर मैं ग्रेटर देन का यूज़ करूंगा, यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करूंगा, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट सही है। दरअसल होता ये है कि जो रिलेशनशिप हम लोग फाइंड करना चाहते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में, अगर वो रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है तो ये उस केस में ट्रू रिटर्न कर देता है, अदरवाइज ये फॉल्स को रिटर्न करता है। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी दो रिलेशनल ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं। इसमें होता ये है कि अगर वैल्यू छोटी है या बराबर है, उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सेम ऐसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, मतलब कि जो पहले ऑपरेंड की वैल्यू है वो दूसरे ऑपरेंड की वैल्यू से या तो बराबर है या तो छोटी है, उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा। सेम ऐसा ही एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है इक्वल टू, जिसका यूज करके हम लोग इक्वलिटी चेक करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में, कि जो पहला वाला ऑपरेंड की वैल्यू है वो दूसरे वाले ऑपरेंड की वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स को रिटर्न कर देता है। इस केस में ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 6, तो ये फॉल्स को रिटर्न करेगा, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है। सेम ऐसे ही एक होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जिसका यूज होता है ये फाइंड करने में कि जो पहले ऑपरेंड की वैल्यू है वो दूसरे ऑपरेंड की वैल्यू से इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होती है उस केस में ट्रू को रिटर्न करता है, अदरवाइज ये भी फॉल्स को रिटर्न कर देता है। चलो इन सारे रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग ब्लूजे के अंदर जाके समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लूजे के अंदर एक नई क्लास क्रिएट करेंगे, जिसको मैंने टेस्ट नाम से क्रिएट कर लिया। अब मैं इस नई क्लास के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें मोस्टली नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर लिखना होता है, उसको लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्लास का नाम दे देता हूँ, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन स्ट्रिंग ARGS। देखो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी आप बिगिनर हो, तो अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने लगा कि एक्सेस मॉडिफायर कितने होते हैं, कैसे यूज़ होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में, और प्रोग्राम को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमें एक मोस्टली नॉर्मल प्रोग्राम में लिखना ही होता है। तो यहाँ पर जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर था उसको मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए और बी। ए के अंदर मैं 10 को स्टोर कर लेता हूँ, बी के अंदर मैं 6 को स्टोर कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरी ए की वैल्यू है वो बी की से छोटी है या नहीं है, तो मैं लिखूंगा ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा ए है वो बी से छोटा है कि नहीं है, तो मैंने इसको किया कंपाइल। क्लास कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर, मतलब कि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो 100% सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करते ही आंसर आ गया फॉल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो थी 10, बी की वैल्यू थी 6, तो इस केस में ए बी से बड़ा है, ना कि ए बी से छोटा है। और यहाँ पे हमने लेस देन का यूज किया है। हम लोग ये चेक कर रहे हैं
कि ए बी से छोटा है कि नहीं है, बट ए बी से बड़ा है, इस वजह से इसने यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज करता तो उस केस में ये ट्रू को रिटर्न करेगा, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो है 10, बी की वैल्यू है 6, तो इस केस में ए बी से बड़ी है, तो यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का यूज करूँ, उस केस में ये क्या करेगा, जरा कमेंट करके बताओ। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का यूज किया है, तो ये देखो इस केस में भी ये फॉल्स को रिटर्न करेगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू ये फाइंड करने के लिए यूज होता है कि वैल्यू या तो दूसरे वाले ऑपरेंड से छोटी है या तो उसके बराबर है, बट इस केस में ना ही बराबर है ना छोटी है, दरअसल बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर 10 दे दूं तो उस केस में ये ट्रू को रिटर्न करेगा, क्योंकि वैल्यू छोटी तो नहीं है बट इक्वल टू है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो ये देखो ये चीज ट्रू को रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेंड का यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज करूँ तो उस केस में भी ये ट्रू को रिटर्न करेगा, क्योंकि ए और बी की जो वैल्यू है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ये देखो यहाँ पर ये ट्रू को रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज को चेंज कर दूँ, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ 7, उस केस में ये फॉल्स को रिटर्न करेगा, क्योंकि ए और बी ये जो दोनों मेरे ऑपरेंट हैं इनकी वैल्यू सेम नहीं है, इनकी वैल्यू डिफरेंट है, तो ये फॉल्स को रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करूँ तो उस केस में ये ट्रू को रिटर्न करेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू ये चेक करता है कि दोनों ऑपरेंड के बीच की वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं होती है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, अदरवाइज वो फॉल्स को रिटर्न कर देता है। तो इसको अगर मैं कंपाइल करूँ और कंपाइल करके रन करूँ तो इस केस में ये ट्रू को रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं बारी बारी से। लॉजिकल ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर यूज व्हेन यू हैव मोर देन वन कंडीशन। देखो जावा प्रोग्रामिंग में या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग में कभी आपको ऐसे प्रोग्राम बनाने पड़ सकते हैं जहां पर आपको एक टाइम पे एक से ज्यादा कंडीशन के साथ काम करना है, तो उस केस में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जावा में आपको 3 लॉजिकल ऑपरेटर मिल जाते हैं, एंड, और नॉट। एंड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें सारी कंडीशन सही हो तभी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। मतलब कि सपोज करो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ये फाइंड करे कि जो पर्सन है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो 10th भी पास होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। तो उस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। जब दोनों कंडीशन सही होगी कि वो 10th क्लास भी पास होगा और जो उसकी एज है वो ग्रेटर देन 18 होगी, उस केस में वो एलिजिबल हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो जब ऐसी कंडीशन आए जहां पर हमें सारी कंडीशन ट्रू चेक करनी है कि सारी कंडीशन ट्रू हो, तभी जो हमारा प्रोग्राम है, तभी जो गिवन स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो, उस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पर सारी कंडीशन नहीं, सिर्फ उनमें से गिनी हुई कंडीशन में से अगर सिर्फ एक भी कंडीशन सही हो तो हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर जाए, जो हमारे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाए उस कंडीशन के अंदर, उस केस में हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें होता यह है कि जैसे यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन लिखी हैं, अब इनमें से कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो इसके अंदर जो आने वाले स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे। बट एंड में ऐसा नहीं होता है। एंड में जब ये दोनों की दोनों कंडीशन सही होंगी, ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, ए की वैल्यू सी से भी बड़ी होगी, तब जाके इसके जो अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। बट और में दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सही हो जाएगी तो उस केस में इसके जो अंदर आने वाले स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही एक और लॉजिकल ऑपरेटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉट। इसका यूज होता है सही को गलत और गलत को सही साबित करने में। मतलब कि अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी तो आंसर आना चाहिए ट्रू, बट ये उसको फॉल्स कर देगा। अगर ए की वैल्यू बी से इक्वल नहीं होगी तो आंसर आएगा फॉल्स, बट ये उसको ट्रू कर देगा। तो जो सही होगा उसको गलत कर देगा और जो गलत होगा उसको सही कर देगा। ये काम होता है नॉट ऑपरेटर का। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं और इनका यूज हम लोग कंडीशन बनाने के लिए करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। हायरार्की ऑफ ऑपरेटर, इन कंप्यूटर्स यूज प्रेसिडेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स सिमिलरली एज इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स we use the BODMAS system of hierarchy but in computer we apply BADMAS। देखो हम लोग जब भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं उस केस में हम लोग BODMAS सिस्टम का यूज करते हैं। ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
बट जावा लैंग्वेज में जब भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व होता है उस केस में हम लोग बॉड मास का यूज नहीं बल्कि बेड मास का यूज करते हैं। बी फॉर ब्रैकेट्स, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। देखो, जब भी जावा लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो वो इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी जावा लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व होता है तो वो एक बेसिकली ऑर्डर को फॉलो करता है। पहले वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियल जितने होंगे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन उस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट जो भी डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म होंगे, लास्ट में जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो ये ऑर्डर फॉलो होता है किसी भी एक्सप्रेशन को जब वो सॉल्व होता है जावा लैंग्वेज के अंदर। कंप्लीट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर एट अ ग्लांस। देखो, जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। इस चार्ट में देख के आप लोग ये फाइंड कर सकते हो कि जावा लैंग्वेज में किस ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस होती है, और जो एक्सप्रेशन आते हैं सॉल्व करने को आप यहाँ से इस चार्ट की यूज करके उस एक्सप्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर में बारे में पढ़ा। अब आने वाली वीडियो में हम लोग और टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।